हेलो प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले हैं, और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि यार एग्जाम से पहले पहले डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा जरूर। तो अपने उसी वादे को निभा रहा हूँ। ठीक है ना। आपसे मिलने के लिए मैं फिर से एक बार यहाँ हूँ आपके सामने। बहुत समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है जैसा एग्जाम पहले एग्जाम के बाद जो जो मैंने बातें आपको बताई थी वो सारी बातें आपने फॉलो की होंगी, मेरी बातें मानी होंगी। जैसा जैसा मैंने कहा था आपने वैसा वैसा किया होगा। तो सबसे पहले जो जो डाउट्स मुझे मिले हैं उन्हीं डाउट्स को एक एक करके आंसर कर लेते हैं पहले। सो वी विल आंसर ऑल द डाउट्स वन बाय वन। सबसे पहले ड्रॉप या डबल ड्रॉप का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है बच्चों में कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले ड्रॉप लेने की बात करते हैं। देखिए क्लास ट्वेल्थ में कई बार होता क्या है, क्लास ट्वेल्थ में हम उतने मेच्योर नहीं होते हैं या हम चीज़ों को उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। और स्कूल भी होता है साथ साथ, दोनों चीज़ों को मैनेज करना कई बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। हालांकि वो कैपेबल होते हैं लेकिन दोनों चीज़ों को मैनेज करना उन्हें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन, शायद जिससे आप भी एग्री करेंगे, वो यह है कि जिंदगी भले ही एक साल लेट शुरू हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। बिकॉज लोगों ने कहा है वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत का मतलब आपने आधी जंग तो जीत ली। तो इसलिए यही कहूंगा कि ड्रॉप अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेहनत कर लोगे, एक साल में 2 साल का कोर्स खत्म करना, पूरा अच्छे से पढ़ना, डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि स्कूल भी नहीं है, पूरा दिन डिसिप्लिन में रहना, क्लासेस देखना, एक दिन में 3 क्लासेस होंगी, उस सब लोड को लेकर अगर आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको लगता है कि आप कैपेबल इनफ हैं, और किसी कारणवश आप क्लास ट्वेल्थ में अच्छे से नहीं कर पाए और अब आप एक दोबारा अपने आप को मौका देना चाहते हैं, तो ड्रॉप जरूर ले लेना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला सिलेक्शन के बाद कि आपने ड्रॉप लेके सिलेक्शन लिया था या आपने ट्वेल्थ करते करते सिलेक्शन लिया था। वट विल अल्टीमेटली मैटर इज योर सिलेक्शन। तो अगर आप एक अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, एनआईटी में सिलेक्ट होते हैं, तो कोई भी आपसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं करने वाला कि आपका सिलेक्शन ड्रॉप के साथ हुआ था या बिना ड्रॉप के हुआ था। तो लेट मी बी वेरी क्लियर। अब आते हैं डबल ड्रॉप पर। तो ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ले सकते हैं इफ यू फील सो। आपको लगता है, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार हैं, तब ठीक है। दूसरा, डबल ड्रॉप के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो बहुत मतलब मैं अ, एक बिल्कुल जेन्युइन आंसर दूं तो डबल ड्रॉप ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर सम एनआईटी। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो एनआईटी अभी भी आपका ड्रीम है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ डबल ड्रॉप। बट देखिए, एक इंसान ने एक बार गलती की, जिंदगी ने उसे एक बार मौका दिया, उसने शायद फिर वही गलतियां दोबारा दोहराई, और फिर वो उन गलतियों को दोबारा दोहराने के बाद फिर एक मोहलत और मांगता है। तो असल में जब गलती एक बार की बजाय 2 बार हो जाती है तो फिर वो गलती नहीं बल्कि वो आदत बन जाती है। तो आदतों को बदलना काफी मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आपके अंदर उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आपने अंदर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, जो गलतियां आपने शायद पिछले 2 सालों में की वो अब आप नहीं करेंगे, तो सेकेंड ड्रॉप लेना ले सकते हैं। बट सेकेंड ड्रॉप लेना, बी रेडी, बोरियत भी होगी, क्योंकि जब आप एक ही चीज को तीसरी बार देख रहे होंगे, पहली बार भी नहीं, तीसरी बार देख रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, जब आप तीसरी बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा उस वक्त कि यार, हाँ ठीक है ना। तीसरी बार जब आप देख रहे होंगे उसी चीज को तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि यार अब तीसरी बार मैं देख रहा हूँ तो क्या होगा। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद होगा, आईआईटी जेईई में सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट शामिल होते हैं, जिसमें एक तो क्लास ट्वेल्थ के तुरंत क्लास ट्वेल्थ करते करते और एक क्लास ट्वेल्थ के तुरंत बाद। तो अगर आप सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो सिर्फ आप एनआईटीज के लिए एलिजिबल हैं, आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आप आईआईटी एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते। तो अगर आप सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो बी क्लियर इन योर माइंड दैट यू कैन गो फॉर आईआईटी एट द एनआईटीज एट द मैक्स। यू कैन नॉट गो फॉर आईआईटीज। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर एंड लाउड होनी चाहिए। और दूसरा, सेकंड ड्रॉप, मैंने कहा ना, आदतें बदलनी बहुत मुश्किल होती हैं, है ना। गलतियां सुधारी जा सकती हैं लेकिन आदतें बदलना मुश्किल होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आदतें बदल सकते हैं और एक ही चीज को तीसरी बार सुन सकते हैं उसी जुनून उसी पैशन के साथ, तो डेफिनेटली सेकंड ड्रॉप फिर आप ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ भी वही सिद्धांत है कि जिंदगी की शुरुआत हो, एक धमाकेदार शुरुआत हो, एक अच्छी शुरुआत हो, तो फिर आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने 1 साल में किया कि 2 साल में किया। नीट का एग्जाम फॉर एग्जाम्पल कई लोग बहुत सालों में क्रैक करते हैं। यूपीएससी एग्जाम है, उसमें भी कई बार कई लोग काफी ड्रॉप लेकर फिर क्रैक करते हैं, तो कोई नहीं पूछने आता। तो इसलिए उसकी ज्यादा चिंता ना करें। तो ये हो गया पहला डाउट जो मैंने अभी आपका आंसर किया। मेरे पास एक एक करके सारे डाउट्स लगभग जो आपके हैं वो सब मिले हुए हैं। वो दूसरा, लास्ट मिनट रिवीजन और एग्जाम स्ट्रैटेजी। आखिरी के 3-4 दिनों के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में है कि क्या रखनी चाहिए, और समझ नहीं आ रहा है एक मोमेंट पर सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करें या फिर पीवाईक्यूज। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, अभी तक आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली सो कर ली होगी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अब आपको, अगर आपका एग्जाम, मान लो मेरा एग्जाम कल है, तो पहले दिन तो एक बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए आपकी, लगभग 8 से 9 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे की भी आप नींद ले सकते हैं उतने घंटे की आप एक अच्छी लंबी नींद लें, है ना। एग्जाम से पहली रात बिल्कुल भी ना जगें, कोई स्ट्रेस ना लें, एक सॉलिड नींद लीजिए एंड देन यू गो एंड टेक योर एग्जाम। फिर रही एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले की बात, अगर एग्जाम से 1-2 दिन पहले की बात अगर हम करें, तो सबसे पहली चीज आपको जितने भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो रिवाइज कर लेने बनते हैं। ये समय अब हो सकता है आपके पास अगर 3 दिन है तो आप एक मॉक दे लीजिए हद से हद, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज अब करने का कोई खास मतलब बचता नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में, 1-2 दिन में आप कर भी ज्यादा क्या लेंगे। इनफैक्ट कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर रिपीटेटिव पैटर्न में प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं एग्जाम में, वो आप जरूर करें। 2026 के पेपर्स की आपने एनालिसिस की होगी, जनवरी अटेम्प्ट की, उनसे ही मिलते जुलते पेपर्स अप्रैल में भी आने की संभावना रहेगी। तो उनको एनालाइज करें और देखें किस तरह के प्रॉब्लम्स वहाँ रिपीट हुए हैं और किन तरह के कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स वहाँ रिपीट हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें। यानी अभी आपका 1-2 दिन पहले जो फोकस एरिया रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स, और साथ में कुछ मॉक देकर अपने आप को बीच में दिन में, और वो मॉक का जो टाइमिंग रहना चाहिए वो आपकी शिफ्ट के अनुसार इनलाइन होना चाहिए, है ना। ज्यादा अच्छा होगा कि आप 1-2 मॉक दे लें और अपनी शिफ्ट के अनुसार दें। मान लो आपकी शिफ्ट सुबह 9:30 से है, तो आप 9:30 बजे बैठ जाइए पेपर देने के लिए। फिर अगर आपकी शिफ्ट दोपहर को है 2:30 बजे से, तो फिर आप उस वक्त पेपर दीजिए। और अच्छा होगा कि 2026 का कोई पेपर उठा लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। आखिरी मोमेंट पर आकर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये मत करिएगा, क्योंकि उसके चक्कर में आप घबरा जाएंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाएंगे, और एक बार कॉन्फिडेंस हो गया तो सब कुछ हो गया। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपना थ्योरेटिकल पॉइंट्स को रिवाइज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। कुछ चैप्टर्स की क्लास इलस्ट्रेशन छूट गई हैं पर थ्योरी क्लियर है, तो इन्हें आखिरी वक्त में कैसे हैंडल करें। अगर थ्योरी क्लियर है, क्लास इलस्ट्रेशन छूट गई, अब तो समय शायद बचा भी नहीं है उन्हें करने का, तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, थोड़े उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं कर लीजिए। और बस यही कहूंगा उस केस में तो, कि थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है तो क्लास इलस्ट्रेशंस, अगर क्लास इलस्ट्रेशन ब्लैंक पीडीएफ है और आपके पास अभी 3-4 दिन है, आपका पेपर जो है वो कुछ शिफ्ट्स के बाद है ना, उसमें टाइम है, तो आप क्लास इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं पूरी। अगर करने का समय है आपके पास, पर्टिकुलर मान लो एक ही चैप्टर है तो मुझे करना है, तो क्लास इलस्ट्रेशंस कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत पीओई की प्रैक्टिस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर समय नहीं है तो फिर पीवाई की प्रैक्टिस ही कर लो, 2026 के जो प्रॉब्लम्स आए वही कर लो, 2025 के कर लो, ये कर लो आप। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पूरी क्लियर है, बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर बोर्ड एंड बैकलॉग की टेंशन, तो कई बच्चों ने बोर्ड की तैयारी की, उस कारण उनका वरुण में बैकलॉग बन गया बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रहा कि इतने कम समय में बैकलॉग कैसे कवर करें, अप्रैल अटेम्प्ट कैसे टारगेट करें। देखिए, पहली बात तो वरुण वॉज नेवर मेंट फॉर जेई मेंस, इट वॉज ऑलवेज मेंट फॉर जेई एडवांस। तो अगर आप उसको लेकर टेंशन में है कि वरुण से हमने अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, मेरे ख्याल से
वरुण वॉज ऑलवेज टारगेटिंग जेई एडवांस, तो उसमें प्रॉब्लम्स के लेवल, जो प्रॉब्लम्स के टाइप्स हैं, डेफिनेटली वो अक्सर मल्टीपल करेक्ट जिस तरह से पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें वहाँ आती हैं, तो उसके लिए इतनी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और वर्क में बैकलॉग बन के कोई बात नहीं, आप जेई मेंस का पहला पेपर ही अच्छे से देकर आइए, इसे फोड़ कर आइए, फिर उसके बाद यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। मई में है पेपर आपका एडवांस का, तो तब तक आप अपना पूरा बैकलॉग कवर कर सकते हैं। लेकिन मेंस को लेकर टेंशन मत आइए कि मेंस में बैकलॉग है, नहीं, वो बैकलॉग में नहीं गिना जाना चाहिए आपका। और आपका बोर्ड था, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। एक उस बच्चे का सिनेरियो सोचो जिसने बोर्ड ये सोचते सोचते कि उसका जेई मेंस में कट ऑफ जस्ट क्लियर हुआ है ना, या फिर क्लियर ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो लगा रहा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उसने अपना बोर्ड भी बर्बाद कर लिया, फिर उसे ड्रॉप लेना पड़ा। अब ड्रॉप लेने के बाद उसे क्या होगा, उसके दिमाग पर दो टेंशन होंगी, एक तो अपना बोर्ड का परसेंटेज सुधारना है, और दूसरा अपना जेई मेंस भी सुधारना है, तो वो काफी एक प्रेशर वाली स्थिति होती है हर बच्चे के लिए। तो इसलिए बोर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बोर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था। मैंने पहले भी बोला था कि आपको बोर्ड में कम से कम इतना इंश्योर करना चाहिए कि 75% से ऊपर आपके मार्क्स बनने ही चाहिए, है ना। तो बोर्ड तो सर्वोपरि था, आपने उसको किया, उसमें कोई गम वाली बात नहीं है, इट इज गुड, है ना। उससे आपने अपनी फ्यूचर वाली परेशानी को बचाया ही है, और साथ साथ यू हैव ब्राइटन अप योर चांसेस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज बोर्ड में अच्छा मार्क्स आना मतलब, कम से कम केमिस्ट्री में तो मैं कह सकता हूँ आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो उससे जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में आपको एक लेवरेज जरूर मिलेगी, ठीक है ना। और जेई जिनका अटेम्प्ट अच्छे से हुआ है, जनवरी अटेम्प्ट, यानी उनका 96 से 99 परसेंटाइल आया है, वो पूछना चाहते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट और बचे हुए दिनों में, 50 दिनों में अपने अपना पूरा फोकस जेई एडवांस पर रखें और शिफ्ट करें। बिल्कुल जेई एडवांस पर फोकस रखिए, वंस योर जेई मेंस इज, मैं तो आपको पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो पिछली मीटिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर आपके बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी जनवरी अटेम्प्ट में, तो यू शुड फोकस जेई एडवांस, यू शुड टारगेट जेई एडवांस। उसमें भी मैंने आपको बताया था 60-40 के करीब आप रखिए कि 60% जेई एडवांस को टारगेट करिए, जे उसके प्रॉब्लम्स करिए, पीवाईक्यूज करिए, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करिए, टेस्ट पेपर्स करके देखिए, है ना, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स करिए, पैराग्राफ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स करिए, मैथ्स द कॉलम करिए, जिस तरह के एग्जाम्स में आईआईटी में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस खूब करिए। फिर रही बात कि अब बचे हुए दिनों में आप क्या करेंगे, आप जेई एडवांस के लिए अच्छे से करें, वरुण बैच को फॉलो करें, सब कुछ अच्छा होगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ सस्पिशन इन दैट। अपने वरुण बैच को अच्छे से फॉलो करिए, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, सब बढ़िया होगा। पीवाईक्यू जरूर करिएगा, जेई एडवांस के भी पीवाईक्यूज खुद करके देखिएगा। और एक चीज और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, रादर देन वॉचिंग टीचर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, it will be always better that you just see the problem and try it on your own, है ना। टीचर ने सामने सॉल्व कर दिया, फिर लगता है अरे यार ये तो आसानी था, कुछ खास मुश्किल थोड़ी, अच्छा लेवल तो नहीं है इस प्रॉब्लम का। अच्छा या बुरा लेवल तब होता है जब आप उसे खुद सॉल्व करें, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां आपके लिए टीचर सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम, वहां आपको खुद करना पड़ेगा। यही कारण है वरुण में भी जब मैंने क्लासेस ली तो आपने देखा होगा, मैंने पहले आपको पूरा पीडीएफ दिया, आपको कहा सॉल्व करिए, फिर अगले दिन डाउट्स पूछिए, और उस डाउट्स में मैंने मैक्सिमम हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना। हो सकता है लास्ट के 1-2 लेक्चर में कुछ कुछ प्रॉब्लम जो आसान थे वो छोड़ दी हो, बाकी उसमें भी हिंट देके छोड़े, तो बाकी मैंने खुद एक एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व किया। मैं चाहता तो उसका आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली वहां प्रॉब्लम आपको फेस करनी है, मुझको नहीं। वहां प्रॉब्लम तुम्हें देखकर अपना पेन चलाना है, मुझे नहीं चलाना, है ना। तो अपनी आदत में वो प्रॉब्लम देखकर किस डायरेक्शन में सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, ये तुम्हें सोचना था, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस दिशा में प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की है तो अभी आपके पास फिर भी समय है, उस दिशा को चेंज कर लीजिए। रादर देन वॉचिंग टीचर्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू सॉल्व देम ऑन योर ओन, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल बी योर पेपर, इट विल बी योर प्रॉब्लम्स, एंड इट विल बी योर डे, इट विल बी योर पेन, इट विल बी योर पेपर, है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हें ही करना है वहां पर। फिर
लक्ष्य 2027 के कुछ बच्चे भी आपसे 12th को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि 2027 में जो हम आए हैं लक्ष्य में, हम अपना स्ट्रॉन्ग कैसे करें 12th। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा, चीज़ों को समझ के पढ़िएगा, रट्टा मत मारिएगा। इस तरह का सवाल है तो ऐसा कर दो, वैसा सवाल है तो वैसा कर दो, इस चक्कर में कभी मत पड़िएगा। क्योंकि जेईई एडवांस कभी भी प्रोफाइल टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं देता है। वो हमेशा एक नई बॉल आपके सामने फेंकने वाला है, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आपके सामने रखने वाला है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि जब आप पढ़ें, खासकर कैलकुलस पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, आपको समझ में आना चाहिए कि चीज दिखनी चाहिए, है ना। और दूसरा, मैंने क्लास 12 में जब लक्ष्य में पढ़ाया था इस साल, तो सबसे बड़ी जो उनके मन में जो फोबिया था, जो मैंने देखा, वो था खासकर ग्राफ्स को लेकर, है ना। ग्राफ को लेकर बहुत बड़ा फोबिया था, हमसे ग्राफ ही नहीं बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ग्राफ का फोबिया थोड़ा सा दिमाग से कम करिएगा, क्योंकि जितना आप डरेंगे चीजें उतनी ही ज्यादा डराएंगी। तो यू शुड फेस देम बोल्डली। फिर देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे याद है लक्ष्य में जब मैंने 2026-27 वाला जो ये बैच था, ये पढ़ाया था, तो फंक्शंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो शायद आगे चलकर आते। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता, है ना, थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट कई बार मैं पहले भी फंक्शन की रेंज निकालने में उनको यूज कर लिया करता था। तो उसमें कई बच्चे कहते थे तो आगे आएगा, आप अभी से क्यों करा रहे हो। तो एक चीज याद रखिए, उसका कारण था, क्योंकि होता क्या है, जब मैं एओडी पढ़ाऊंगा, वो आज से मान लो 4 महीने बाद पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली वहाँ फंक्शन में जो रिलेवेंट वो जो रेंज वो करने का समय ही नहीं मिलेगा। वहां पर वहाँ एओडी के अपने कॉन्सेप्ट चलेंगे, अपने प्रॉब्लम चलेंगे, तो आप उस चीज से महरूम रह जाएंगे। यू विल लूज अपॉन दैट पार्ट। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं, और जो थोड़ा चीजों को कम समझते हैं वो फिर इस तरह से कह देते हैं कि आपने तो आगे की चीज भी पढ़ाई, चैप्टर के साथ नहीं पढ़ाया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उस चीज को फील करते हैं। लास्ट तक आते रहते बच्चों का स्टेटमेंट्स थे कि अब हमें चीजों को कोई रटना नहीं पड़ता, अपने आप चीजें नजर आती हैं, है ना? यही तरीका है, यही हम कोटा में भी फॉलो करते हैं। उसी पेडागॉजी से हम हमेशा चले, उसी पेडागॉजी के साथ हमने हमेशा पढ़ाया क्लास में भी। तो 2027 में अगर आपको अपना लक्ष्य में अच्छा करना है तो चीजों को समझ के कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा। प्रोफाइलिंग मत जाइएगा, ऐसा है तो ऐसा कर दो, वैसा है तो वैसा कर दो, वैसा है तो वैसा कर दो, इस तरह में कम पढ़िएगा। कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा चीजों, है ना। बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और ऑल्टरनेट एग्जाम, हाँ, ऑल्टरनेट एग्जाम्स में आप बिल्कुल दे सकते हैं ऑल्टरनेट एग्जाम्स। जैसे एक कई बच्चे पूछे हैं, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। सीएमआई, ग्रेट 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 कॉलेज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये सब एग्जाम्स के फॉर्म आपको भरने चाहिए थे। सीयूईटी हो गया, वो भी कर सकते हैं। मतलब आप ऑल्टरनेटिव भी रखें अपने पास, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस और मेन पेट्स दीजिए, वो सब चीजें भी दीजिए, है ना, वो भी अपने पास एक विकल्प के तौर पर बिल्कुल रखिए। क्योंकि एग्जाम ही देना है, कोर्स तो मोर सबका सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा तो। सो बस अब जिनका एग्जाम है अब जल्दी ही, मैं उनको यही कहूंगा कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना। मेहनत बहुत की है, चाहे वो लक्ष्य के बच्चे हों, चाहे प्रयास के बच्चे हों। मेहनत हमने सबके साथ की, आपने मेरे साथ मेहनत की, मैंने आपके साथ मेहनत की। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं, मेरा और हम सभी जो टीचर्स हैं जिन्होंने इतने लगन से आप सबके साथ मेहनत की है, उनका भी एग्जाम है। और हमारी और आपकी इज्जत आप ही के हाथ है। तो बिलीव इन द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, आई नो, है ना। आप सब अच्छे से कर लेंगे। आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली अब वो मेहनत रंग लाएगी। इट विल शो इट्स कलर्स एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक जेईई मेंस, अप्रैल अटेम्प्ट एज वेल एज जेईई एडवांस। बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप क्लियर करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस यही कहूंगा कि ईश्वर करे कि आपके जितने भी सपने हैं वो सब साकार हों, क्योंकि एक
मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर एक पुअर परिवार, एक गरीब परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं, उनके पास सिर्फ एक ही धन होता है, वो है उनके सपनों का धन, वो है उनके सपनों की दौलत, है ना। ईश्वर करे आपके सारे सपने साकार हों और जिंदगी में आप वो सब कुछ पाएं जो आप पाने के अधिकारी हैं, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, वो सब चीजें आपको मिले, है ना। बस यही कह सकता हूँ, यही आशीर्वाद भी दे सकता हूँ एक टीचर होने के नाते। यही कह सकता हूँ कि आपको आपका मुकम्मल जहां मिले, जो आप चाहते हैं आपको वो मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं यही कहूंगा कि पेपर देखकर एक बार को डर जरूर लगेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर देखेंगे एक बार डर जरूर लगेगा। उस वक्त मेरी यह लाइन आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं। जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं। थोड़ी लंबी सांस लीजिएगा, अपने आप को 3-4 बार ये बात बोलिएगा, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा, फोड़ के रहूंगा। तो जैसे ही आप ये बोलेंगे, आप पाएंगे आपके दिल की धड़कन अपने आप धीमे धीमे नॉर्मल पेस पर आ जाएगी। थोड़ा पानी पीजिएगा, फिर उसके बाद पेपर शुरू करिएगा। और पेपर में मेरे ख्याल से पेपर को 2 राउंड्स में करना बनता है। सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम्स फटाफट कर लेने चाहिए जो आपको लगता है कि फर्स्ट शॉट में हो जाएंगे, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जस्ट शूट आउट प्रॉब्लम्स, लूज बॉल्स जिसे हम कहते हैं क्लास में भी। तो पहले वो प्रॉब्लम्स करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहाँ पर है आपका ओवरऑल स्कोर। तो आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम स्किल करनी है जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो फटाफट आप कर सकते हैं, जिन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उस तरीके से आप पाएंगे, चाहे वो फिजिक्स में मिले, चाहे केमिस्ट्री में मिले, चाहे मैथ्स में मिले। मैं जरूर कह सकता हूँ, मान लो केमिस्ट्री में तुम्हें 30 में से 10 प्रॉब्लम्स आसान मिल गए, फिजिक्स में हो सकता है तुम्हें 8 प्रॉब्लम्स आसान मिले, मैथ्स में हो सकता है तुम्हें 5 प्रॉब्लम्स आसान मिले, 4 प्रॉब्लम आसान मिले। सबसे पहले इनको निपटाना, फिर सेकंड राउंड में आना, और फिर दोबारा से कोशिश करने की इस तरह से। और किसी भी क्वेश्चन को इज्जत, किसी भी सवाल को इज्जत का सवाल मत बनाना, यानी किसी सवाल पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नहीं बन रहा, आगे बढ़ना, दूसरे प्रॉब्लम्स को ट्राई करना। टाइम पैसे की तरह खर्च करना, सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि समय लिमिटेड है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा होंगे। तो आपको अपना समय जो है वो मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना। आपको ये समझना है कि यार मुझे हर 3 या 4 मिनट में 4 मार्क्स कमाने हैं, और नो मैटर व्हाट वो मार्क्स कहाँ से आए, फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, मैथ्स से आए। तो जो आपका कहना चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स है, वो आप कोशिश करेंगे। बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री निपटाते हैं, फिर आखिरी के 1 या 1.25 घंटा मैथ्स। इफ यू रियली वांट टू एस इट, इट डेफिनेटली नीड्स टाइम। सीइंग द ट्रेंड ऑफ पेपर्स, द पेपर्स आर गोइंग टू बी वेरी, मतलब आई मस्ट से कि वो जो पेपर्स हैं वो सारे सारे अच्छे लेवल के पेपर्स आते हैं मैथ्स में, कम से कम। हालांकि इसमें फेरबदल भी हुआ है कि जनवरी में कुछ केमिस्ट्री के पेपर्स भी अच्छे आए हैं, बीच बीच में फिजिक्स भी अच्छा टफ आया है कभी कभी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा मैथ्स ही टफ आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा टफ, आसान ही आएगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट, इट इज ऑल अप टू एनटीए, all those people who have designed the paper, it is all up to them, what they did and what their paper designing style was. It depends on that. तो आपको बस वहां पर एक ही चीज दिमाग में रखनी है, मैक्सिमम मार्क्स बटोरने, कैसे भी बटोरो, मैक्सिमम मार्क्स बस, है ना। नो मैटर वो कहाँ से आ रहे हैं, फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, मैथ्स से आए, नो मैटर। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं कम एक तरीके से डिसिप्लिन वे में चलूंगा, पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा, तो मैथ्स के लिए 1-1.25 घंटा जरूर निकाल कर रखिएगा, इफ यू रियली वांट टू मेक जस्टिस। बहुत सारे बच्चों से सुना मैंने जनवरी टेंथ में भी कि सर आता पूरा पेपर था हमको मैथ्स में। ऐसा नहीं है, सब कुछ आता था हमको, हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन सर समय नहीं बचा उतना। तो ये थोड़ा सा सोच समझ कर समय को खर्च करिएगा। और मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले आप जो लूज बॉल्स हैं, जो आपको लग रहा है फटाफट सॉल्व हो सकती हैं, आप उन्हें सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो आई थिंक दैट इज ऑल। मेरी तरफ से बस इतना ही है। विश यू और एक चीज और, अभी मुझे जाना होगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे इस पल में,
लेकिन अभी मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ आपसे बातें करने के लिए, है ना। मैं तो बस आपसे मिलने आया था, सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने आया था। बहुत जल्द मिलेंगे, नाराज मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा, है ना। गुस्सा मत होइएगा, नाराज मत होइएगा बाबू, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हमें बाबू कौन बोलेगा, कोई बात नहीं। ये सुनकर तेरे चेहरे पर हंसी तो जरूर आई होगी। तो जल्दी मिलेंगे, एंड नाराज मत होना, ठीक है। मिलेंगे, बात करेंगे। अभी पूरा फोकस आपका जेई मेंस पर होना चाहिए। और देखो एक चीज और, मैं आपको अगर कोई कोई इंसान सबसे अच्छा गाइड कर सकता ना इस वक्त, है ना, वो पता कौन है? वो मैं नहीं, वो कोई और भी नहीं है, वो आप खुद हैं, है ना। यू आर द बेस्ट गाइड एंड द बेस्ट मेंटर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप कहाँ किस हालात में हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपने आप से ही बातचीत करिए। जो रास्ता अंदर आपके अंदर से आवाज आती है कि ये रास्ता आपको अपनाना चाहिए, वो रास्ता रखिए, है ना, उस रास्ते पर चलिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बस जल्दी मिलेंगे। नाराज मत होइएगा प्लीज, और दुखी भी मत होइएगा कि आप मुझसे बात नहीं कर पाए। मिलते हैं बहुत जल्द विक्ट्री सेलिब्रेशन में, मेरे लक्ष्य के प्यारे बच्चों, मेरे प्रयास के जिगर के टुकड़ों, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, लक्ष्य वाले बच्चों को बहुत बहुत मुहा, और सब, आई रियली लव यू अ लॉट। अभी भी मैं आपको याद करता हूँ, है ना। कभी अकेले बैठता हूँ तो आपकी सारी बातें, शैतानियां, नाराजगियां, हंसना हंसाना सब याद आता है, सब बहुत याद आता है। उम्मीद है आप भी मुझे उसी तरह दिल के किसी कोने में याद करते होंगे। मुझे भी बहुत याद आती है आप सब लोगों की, सच बता रहा हूँ, ईमान से बता रहा हूँ, बहुत याद आती है ना। मुआ। बहुत याद आती है तुम्हारी याद। सो रियली मिस यू अ लॉट, आई रियली मिस यू। एंड ध्यान रखना, मैं आप सबकी सफलता की पूरी पूरी भगवान से कामना करता हूँ, और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको जो जीवन में चाहिए वो मिले। क्योंकि जो आपसे कोई सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो यही कहेगा कि तुझे तेरे सपनों का महल मिले, तुझे तेरे सपनों का मुकाम मिले। बस यही कहूंगा। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू बेटा, बाय बाय। पेपर अच्छे से करना, डरना बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, पेपर देख के एक बार को दिल ऐसा लगेगा कि बहुत तेज से चलेगा, लेकिन उस वक्त थोड़ा अपने आप को जो मैंने कहा वो बोलकर थोड़ा अपने हार्ट बीट को कंट्रोल में लेकर आना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।